नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर आपके साथ। आप देख रहे हैं अपना हिमाचल। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। हिमाचल के पूर्व आईजी जहूर हैदर जैदी को राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट से जहूर जैदी को यह जमानत मिली। बता दें, गुड़िया गैंगरेप और मर्डर से जुड़े मामले में गिरफ्तारी हुई थी। आरोपी सूरज की पुलिस हिरासत में हत्या हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ट्रायल में वक्त लगेगा, जहूर जैदी को करना होगा ट्रायल कोर्ट की शर्तों का पालन। सुप्रीम कोर्ट ने जहूर जैदी को दोषी कहा है कि मामले की जांच और गवाहों के साथ कोई हस्तक्षेप या छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, हिमाचल के पूर्व आईजी जहूर जैदी को राहत मिली है। सीधे रुख कर रहे हैं हिमाचल की राजधानी शिमला का। रणवीर हमारे साथ जुड़े हैं। रणवीर, बड़ी राहत इसे कहा जाएगा, लंबे वक्त से जेल में थे और अब जमानत दी गई है। कुछ शर्तें साथ में जरूर लगाई गई है, लेकिन जिस तरीके से पूरे मामले पर बवाल मचा, बवाल कटा और उसके बाद सीबीआई को मामला दिया गया, लेकिन ट्रायल में इतना लंबा वक्त लग गया कि राहत मिल गई पूर्व आईजी को। जी राज, देखिए करीब करीब 2 साल होने को है तब से जो है पूर्व जो आईजी जहूर जैदी है वो जेल में है। 29 अगस्त 2017 को इनकी गिरफ्तारी हुई थी। जो गुड़िया प्रकरण से जुड़े सूरज हत्याकांड का ये मामला था। ये जो है एक राहत के रूप में जैदी के लिए है, लेकिन जो कानून के जानकार ये कह रहे हैं जिनसे हमारी बातचीत हुई थी कि ये एक रूटीन है, एक रूटीन बेल इसे कहा गया है। जो शर्तें लागू की गई है वो जमानत देने के लिए एक रूटीन बेल का हिस्सा, ये कार्रवाई का हिस्सा बताया जा रहा है। लेकिन एक राहत की बात यह है कि जब लोअर कोर्ट में इनकी जमानत अर्जी खारिज की गई, उसके बाद हाई कोर्ट गए थे जहूर जैदी, सीबीआई को सवालों में खड़ा किया था। जो चार्जशीट की कॉपी उन्हें दी गई थी उसमें बहुत सारे सवाल जो जहूर जैदी ने खड़े किए थे वो जो है खारिज हाईकोर्ट से हुए थे। तो अब एक राहत जरूर है, लेकिन इस जमानत से जुड़ी हुई एक बात ये भी हो सकती है कि किस तरह से इस मामले को सीबीआई ने ये कहा था कि 640 से ज्यादा पन्नों की जो चार्जशीट सौंपी थी लोअर कोर्ट में इस मामले में, तो ये कहा गया था कि जो साइंटिफिक एविडेंस है वो पुख्ता है इनको जो है दोषी साबित करने के लिए। इसके अलावा जो टेक्निकल एविडेंस थे और उसके साथ ही जो फिजिकल एविडेंस थे वो जो जुटाए गए हैं वो काफी है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे सवाल अब उस चार्जशीट पर भी खड़े हो सकते हैं। इसमें उन लोगों को भी गवाह बनाया गया है जी। जिनकी जो तस्वीरें जो है जो पूर्व सीएम थे वीरभद्र सिंह, उनके अकाउंट से वायरल हुई थी। और ये जो आरोप लगाए गए थे कि जो धाराएं इन पुलिसकर्मियों के खिलाफ लगाए थे जहूर जैदी समेत, उसमें जो है आपराधिक षड्यंत्र का हिस्सा था, टॉर्चर करने की बात कही गई थी, ये सारी चीजें जो है उसमें है। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है, कहानी क्या थी, क्यों इन पुलिसकर्मियों ने ऐसा वहां किया तक सीबीआई नहीं पहुंच पाई। रणवीर, आप बने रहिए हमारे साथ। तो दिल्ली से संवाददाता सुशील पांडे हमारे साथ जुड़े हैं। सुशील, एविडेंस की लगातार बात हो रही है, उसमें फिजिकल एविडेंस थे, टेक्निकल थे, साइंटिफिक थे, तमाम चीजें थी, लेकिन ट्रायल बहुत लंबे समय तक चलती रही और शायद इसका ही नतीजा कि आज सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी कुछ शर्तों के साथ। देखिए साहब, कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है कि ट्रायल में डिले होना ही जहूर हैदर जैदी के लिए राहत बना, क्योंकि जो ट्रायल अगर समय पे होता तो जहूर हैदर जैदी को बेल नहीं मिलती, क्योंकि हर व्यक्ति का एक अपना मौलिक अधिकार होता है और उसी मौलिक अधिकारों के तहत वो नीचे से लेकर ऊपर अदालत में अपील करता है। जहूर हैदर जैदी ने भी यही अपील की। वो पहले हिमाचल हाई कोर्ट गए, वहां से उनको रिलीफ नहीं मिला तो उन्होंने उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट में जो उन्होंने दलीलें रखी वो ये रखा कि जो ट्रायल है वो काफी डिले हो रहा है और ऐसे में उनको लंबे समय तक जेल में नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने साफ तौर से ये कहा कि जब तक ट्रायल नहीं हो पा रहा है कॉन्क्लूड, तब तक जेल में रहना सही नहीं है, क्योंकि इस मामले में चार्जशीट दाखिल भी हो गई है। हालांकि सीबीआई की कार्रवाई पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। जहूर हैदर जैदी ने कोर्ट में ये भी कहा कि वो स्वस्थ नहीं है, लिहाजा उन्हें कुछ मेडिकल अटेंशन की भी जरूरत है, तो उनको फिलहाल जमानत दी जानी चाहिए। कोर्ट में सीबीआई की जो दलीलें थी वो फिलहाल इतनी पुख्ता नहीं थी कि वो इस पूरे मामले में जहूर हैदर जैदी का विरोध करें। कोर्ट ने साफ तौर से ये कहा है अपने ऑर्डर में कि अगर जहूर हैदर जैदी बाहर जाते हैं तो वो उन तमाम कंडीशंस को फॉलो करेंगे। सीबीआई की तरफ से ये कहा गया कि कुछ और भी इस मामले में एविडेंस हैं जिनको वो अभी आइडेंटिफाई कर रहे हैं, वो उसका एग्जामिन कर रहे हैं, तो थोड़ा सा समय जरूर लगेगा इस पूरे मामले में ट्रायल को लेकर। और यही एक बड़ी वजह बनी
जहूर हैदर जैदी को जमानत दिलाने के लिए। जी बिल्कुल सही। और गजब ये कि जहां हिमाचल पुलिस गुड़िया प्रकरण की जांच कर रही थी, उस जांच के दौरान ही सूरज की हत्या हो जाती है, जो कुछ आरोपियों में से एक था, और उसके बाद पुलिस की जांच के लिए सीबीआई गठित इस केस को दे दिया जाता है, जहां सीबीआई सूरज हत्याकांड और गुड़िया प्रकरण की जांच भी करती है। बेहद शुक्रिया सुशील इस तमाम जानकारी के लिए। रणवीर, बहुत अजीब लगता है कि जब गुड़िया प्रकरण की जांच हो रही थी, सूरज की हत्या हो जाती है और पूरा मामला सूरज की हत्या पर जाकर रुकने लगता है, लेकिन सीबीआई जब इन दोनों मामलों की पड़ताल करती भी है तो आज की तारीख में यह लगता है कि हाथ कुछ आया नहीं। बिल्कुल, जो सवाल पहले खड़े किए गए थे पुलिस की जांच पर, वो अभी बरकरार है। सीबीआई का जो कहना है कि सिर्फ एक व्यक्ति ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है, वो भी किसी के गले नहीं उतर रहा है। यहाँ पर देखिए, सीबीआई की जो दलील लोअर कोर्ट में थी, जब जैदी ने जो अपनी जमानत अर्जी दी थी, उनका ये कहना था कि ये जो है एसआईटी के, जो एसआईटी को लीड कर रहे थे, इनके नेतृत्व में काम कर रहे थे, ये बहुत बड़े अधिकारी हैं, ये जो है सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, या फिर यूं कहे जो गवाह है उन्हें प्रभावित किया जाता है। इस पूरे मामले में जो है, जो चार्जशीट दायर की गई थी, 80 से ज्यादा जो गवाह जो है कस्टोडियल डेथ के मामले में सीबीआई ने रखे थे। तो इन दलीलों का खारिज होना, जैसा कि हमारे सहयोगी ने दिल्ली से बताया कि वो इतने पुख्ता नहीं थे, सीबीआई की दलील इतनी पुख्ता नहीं थी कि वो इस जमानत को रोके। तो बिल्कुल, और ये मौलिक अधिकारों में से एक, रणवीर, की जब आप ज्यादा वक्त के लिए जेल में रहते हैं तो आप जमानत के लिए याचिका लगा सकते हैं, वो एक जगह से खारिज हो तो आप आगे जा सकते हैं। वैसा ही कुछ जहूर जैदी ने किया, सुप्रीम कोर्ट से राहत उन्हें फिलहाल मिली है। बेहद शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये वो मसला जिसने पूरे हिमाचल को झकझोर कर रख दिया था। सरकारें बनती और बिगड़ती है किसी एक मसले को लेकर, और जब वीरभद्र सिंह की सरकार गई और जयराम ठाकुर की आई, तो जयराम सरकार ने आने से पहले इस मसले को खूब भुनाया भी। लेकिन अब इस मामले को अगर गौर से देखते हैं तो सीबीआई भी कुछ ज्यादा कर नहीं पाई और मामला वहीं का वहीं नजर आता है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं अखाड़ा 2019, जहां लोकसभा चुनाव से जुड़ी हर खबर हम आपको बताएंगे कि कौन से नेता कहां जा रहे हैं प्रचार के लिए और क्या करना चाहते हैं जीत के लिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की पड़ोसी राज्यों में चुनाव प्रचार की ड्यूटी लगी है। जयराम ठाकुर अगले 2 दिनों तक पंजाब और उत्तराखंड में प्रचार करेंगे। कल मुख्यमंत्री पंजाब के दौरे पर रहेंगे और यहां पर अलग अलग जगहों पर जनसभाओं को संबोधित करेंगे। 7 अप्रैल को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे और यहां पर भी पार्टी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे जाएंगे। तो कुल मिलाकर सीएम जयराम ठाकुर अपने पड़ोसी राज्यों में पहुंचेंगे और इन पड़ोसी राज्यों में पहुंचकर वोट मांगेंगे बीजेपी के लिए, ताकि एक बार फिर से सत्तासीन हो सके बीजेपी दिल्ली के शिखर पर, और दिल्ली की सत्ता पर काबिज बीजेपी जो अभी भी है, दोबारा से उस पर काबिज हो पाए, उसके लिए पूरी कोशिश कर रही है। शायद इसका ही नतीजा कि हर प्रदेश के सीएम को आसपास के पड़ोसी राज्यों में भेज रहे हैं प्रचार के लिए। मैं 6 तारीख को पंजाब में हूँ और 7 तारीख को उधर उत्तराखंड में हूँ, और उसके बाद आगामी फिर जहाँ ड्यूटी लगेगी वहाँ करेंगे। पार्टी की ओर से उत्तराखंड के लिए कुछ आग्रह पीछे 3-4 दिन मांगे थे, लेकिन वो हमारे कार्यक्रम निर्धारित हो चुके थे हिमाचल प्रदेश में, उस कार्यक्रम में जाना संभव नहीं हुआ। लेकिन फिर भी उसके बाद 7 तारीख को हम वहाँ जा रहे हैं उनके क्षेत्र में। लोकसभा चुनाव में मंडी का मैदान कौन मारता है, ये तो आने वाले कुछ दिनों में साफ हो जाएगा। लेकिन उससे पहले जयराम के मंत्री अनिल शर्मा धर्म संकट में फंसे हैं। सीएम जयराम ठाकुर ने अनिल शर्मा को एक बार फिर चेतावनी दी कि अगर बेटे के लिए चुनाव प्रचार किया तो उनके खिलाफ कार्रवाई तय है। हिमाचल की सियासत में मंडी का चुनाव इस बार नायाब है। कांग्रेस बीजेपी के लिए ये चुनाव भले ही लोकसभा का चुनाव हो, लेकिन कैबिनेट मंत्री अनिल शर्मा के लिए ये चुनाव लोकलाज का चुनाव है। अजीब धर्म संकट है, पार्टी के साथ जाएं या पुत्र का साथ दें। भावनाओं के भंवर में डूबना है या कलयुग का हरिश्चंद्र बनना है, अब ये अनिल को तय करना है। एक तरफ पुत्र का मोहपाश है तो दूसरी तरफ चरित्र की अग्नि परीक्षा। मानो चुनाव नहीं, आग का दरिया है और डूब के जाना है।
खुलेआम वो काम करना चाहेंगे अपने बेटे के लिए, अगर उसमें इन्वॉल्वमेंट उनकी पाई जाती है तो उनसे इस्तीफा मांगा जा सकता है। अगर इस्तीफा देने की परिस्थिति में नहीं होती तो इस्तीफा जो है वो लिए बिना भी मंत्रिमंडल से हटाया जा सकता है, बशर्ते हमारी पार्टी के विरोध में और कांग्रेस पार्टी के पक्ष में प्रचार करते हैं तो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अनिल शर्मा का बड़ा धर्म संकट हो गया है। धर्म संकट अनिल शर्मा का नहीं है, धर्म संकट तो मुख्यमंत्री को हो गया है कि उनकी वजारत में एक व्यक्ति जो है बैठा हुआ है और उसका सारा परिवार जो है कांग्रेस में शामिल हो गया और वो कांग्रेस से चुनाव लड़ रहा है और वो मूक दर्शक बने हुए हैं, खामोशी से देख रहे हैं। बीजेपी कह रही है अनिल हमारे मंत्री हैं, आश्रय कह रहे हैं नहीं मेरे पापा हैं। कांग्रेस कह रही है आत्मा तो कांग्रेस में आ चुकी है, बीजेपी में खाली शरीर रह गया है। मुझे तो ये कहना कि वो मंडी में काम करें, मंडी में काम करना चाहिए उनको, और हम इस नाते बोल रहे हैं कि पार्टी के हमारे मौजूदा विधायक हैं, वो मंत्री हैं, और ऐसी परिस्थिति में फिर भी उसके बावजूद उनको दिक्कत आती है तो आने वाले समय में विचार करके हम कुछ निर्णय करेंगे। पिता मेरे हैं, उनका आशीर्वाद मेरे सर पे है, पापा मेरे हैं तो मेरे ही रहेंगे, भाजपा के तो बनेंगे नहीं। पिता मेरे हैं, उनका आशीर्वाद मेरे सर पे है, पापा मेरे हैं तो मेरे ही रहेंगे, भाजपा के तो बनेंगे नहीं। पिता और पोता दोनों जो है कांग्रेस में हैं, तो अनिल शर्मा से हमारा यह एक आग्रह रहेगा कि अब वो जो है अपने बेटे के लिए है प्रचार करे, और बाकी पुत्र के साथ नहीं गए तो समाज कोसेगा, पार्टी के साथ नहीं गए तो सियासत कोसेगी। फैसला अनिल शर्मा को करना है, मौका रिश्ते निभाने का भी है, मौका इतिहास बनाने का भी है। मंडी से वीरेंद्र भारद्वाज और ऊना से अमित शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल।